डॉक्टर साहब ये बताओ, आपने बोला यज्ञ, जी। आपके लिए यज्ञ क्या है और हम सभी को यज्ञ करना चाहिए या नहीं करके भी हम काम चला सकते हैं, और अगर करना चाहिए तो हमें क्यों यज्ञ करना चाहिए? देखिए, अगर हम यज्ञ को साइंटिफिकली अगर समझे तो यज्ञ जब करते हैं तो देखेंगे सामान्य रूप से एकदम सामान्य वैज्ञानिक चर्चा करते हैं ताकि लोग समझ सके। जब हम वहाँ पे आग जलाते हैं तो आग एनर्जी का एक बेस्ट फॉर्म है, ऊर्जा ही है। और जब साइंस बोलती है ऊर्जा है, स्पिरिचुअली ठीक है, वो एक्सेप्ट करे ना करे साइंस, पर ऊर्जा को तो मानता है। और ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत अभी हम घर में जो अवेलेबल हो पाता है या हमारे आसपास कर पाते हैं कभी भी, वो है आग। अगर हम स्पिरिचुअली देखें आग को या हवन पद्धति को, तो रियल में देखिए, जब आग जलाई जाती है या हवन की जो तैयारी की जाती है उसमें अलग अलग भगवान या मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो असल में हमें जिस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही होती है या जिस प्रकार का वर या कुछ चाहिए होता है भगवान से, तो जनरली हम उस देवता या उस प्रकार के श्लोक का उपयोग कर रहे होते हैं। आपके लिए ये भूत प्रेत क्या है? हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली समझना बहुत जरूरी है। अध्यात्म जगत के लोग मानते हैं, जानते भी हैं, तो उसमें ज्यादा बात नहीं करके हम साइंटिफिकली बताते हैं ताकि लोग जो नहीं जानते, अच्छा, जो नहीं मानते, उसे भी समझ सके। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम पंच तत्व बोलते हैं, जैसे साइंस भी मानती है पंच तत्व, या हम या कोई सामान जो बना है वो पंच तत्वों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और ये पंच तत्व जब अलग कर दिया जाए या व्यक्ति को जला दिया जाए तो ये बॉडी भी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में जाके अपने अलग अलग तत्व में जो इसके जो बेसिक फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब जो कन्वर्टेड फॉर्म है उसी को हम भूत बोलते हैं। भूत मतलब पंच तत्व से हम बने हैं, और इसके जो पास्ट फॉर्म है, जो बीता हुआ फॉर्म है, उसे हम भूत के नाम से जानते हैं। सो क्या आपने कभी भूल भुलैया 1 देखा है? कैसे अक्षय कुमार हर एक मिस्ट्री को साइंटिफिक वे से ठीक करते हैं। सो वैसे ही हमारे बीच आज हैं डॉक्टर कमलेश धीवर, जो कि अपने सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज केसेस को साइंटिफिकली प्रूफ, साइंटिफिकली ठीक करते हैं, साइंटिफिकली सॉल्व करते हैं। सो आज हमारे बीच है डॉक्टर कमलेश धीवर, जो कि आज हमें अपना पूरा नॉलेज शेयर करने वाले हैं कि वो किस प्रकार इन केसेस को हैंडल करते हैं। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागी एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो डॉक्टर कमलेश जी, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने शो पे बुलाया। डॉक्टर सर, मैं पहले ना अपने व्यूअर्स के लिए सोचते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप उनको अपने इंट्रोडक्शन दे दो। मुझे मतलब एटलीस्ट आप मुझे बताओ कि इस स्तर तक आप ये डॉक्टरी हुआ, इसके बाद आप एक वैदिक कंसल्टेंट जैसे भी हैं, तो ये यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। असल में वैदिक की सफ़र कैसे है मेरे साथ। मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई किया, फिर पीएचडी भी कर लिया कंप्यूटर साइंस में। अचानक मुझे लगा कंप्यूटर साइंस के बाद पीएचडी में, मुझे लगा कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के बाद मुझे नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करनी है, जिसे हम अगर आर्ट होता है तो डीलिट बोलते हैं या डीएससी बोलते हैं। अब मैंने लगा कि जब अगर हम पीएचडी करते हैं तो रियल में रिसर्च होता है, लेकिन आजकल एकेडमिकली हम केवल एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अवार्ड लेके बैठ जाते हैं। हमें लगा नहीं, अगर रिसर्च हो नेक्स्ट लेवल पे तो यूजेबल हो, सोसाइटी के लिए हो। तो मैंने डीएससी करने के लिए अपने टॉपिक सर्च करना शुरू किया, चूंकि कंप्यूटर साइंस वाला हूँ। तो मैंने नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों की डिसीज, जो नया टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के कारण जो इरिटेशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोगों में झगड़ा हो रही है या डिवोर्स वाली मैटर्स बढ़ रहा है, तो रियल में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट है इस मैटर्स में। उनको सॉल्व करने के लिए मैंने भारत की हानि रहित पद्धति पर काम करना शुरू किया, जिसके लिए मुझे साउथ भी जाना पड़ा। हानि रहित पद्धति क्या होता है? ये जब हम भारत की वैदिक पद्धति बोलते हैं तो रियल में वैदिक पद्धति उन पद्धतियों का मिला जुला रूप है या मैक्सिमम होलिस्टिक अप्रोच है, जिसको आप वेद भी बोल सकते हैं, आयुर्वेद भी बोल सकते हैं, तंत्र भी बोल सकते हैं, मंत्र भी बोल सकते हैं, और ऐसे ही एक्यूप्रेशर हो सकता है, एक्यूपंक्चर हो सकता है, कलर थेरेपी हो सकता है, यज्ञ पद्धति हो सकता है। तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। तो मुझे लगा कि मुझे साउथ में जाना चाहिए, क्योंकि साउथ की कल्चर बड़ा रिच है। मैं वहाँ गया, वहाँ की गुरुकुल पद्धति को देखा, समझा, अपनाया, कुछ दिन वहाँ बिताया भी, और जो वैदिक परंपरा या जिसको हम सनातन बोलते हैं उस कल्चर को अडॉप्ट करते हुए वहाँ जो सिखाया गया था कि अर्ली मॉर्निंग मतलब 3-4 बजे उठना, पंच महाभूत पूजा करना, अगर हमें कोई दवाई बनानी है किसी पत्ते से या किसी पौधे से तो उनसे प्रॉपरली रिक्वेस्ट करना कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें दवाई बनानी है। ऐसे रिक्वेस्ट करने वाली प्रोसीजर में खुद को ढाला। इसी
कल्चर को, इसी एक्टिविटी को हम दिनचर्या के नाम से जानते हैं वैदिक में, या इसे आयुर्वेद भी बोल सकते हो। आज की डेट में जो आयुर्वेद काम नहीं करता उसका कारण यह भी है, जो डॉक्टर्स होते हैं आयुर्वेद के, या जो मेडिकल साइंस में जो दवाई बनाई जाती है आयुर्वेद वाली, उसमें वो जो सिस्टम है दिनचर्या वाली, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना और पर्टिकुलर प्लांट का प्रॉपरली पूजा करना, उनसे रिक्वेस्ट करना, किसी डिशेस, किसी बीमारी विशेष के लिए किस प्रकार की दवाई बनाई जानी है, ये नहीं हो पाता। बस तोड़ा जाता है, काटा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और डिब्बे में भर के दे दिया जाता है। मतलब उसमें भाव तत्व पूरा खत्म हो जाता है। चूंकि उसमें भाव खत्म हो जाता है तो जरूरी नहीं है उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो अलग अलग आदमी सिमिलर कंटेंट या एलिमेंट्स को लेकर जब चाय बनाते हैं तो चाय के स्वाद में अंतर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही दवाई बनाते समय अगर भावों का ध्यान नहीं रखा जाता, या सहज भाव नहीं अपनाया जाता, या वैदिक कल्चर को नहीं अपनाया जाता, तो उस दवाई में उतना प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, अगर हम साइंटिफिकली उसको डाटा एनालिसिस करवाते हैं तो उसके केमिकल एनालिसिस में सब कुछ मिलता है, पर प्रभाव उतना नहीं रहता। उसी पद्धति को मैंने अडॉप्ट किया और कुछ वैदिक रिचुअल्स को अपनाया, जैसे सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग में पूजा करना, हवन करना। ये केवल टेस्टिंग फेज के लिए था कि सच में ये काम करता है या नहीं। अब जब मैंने देखा इस कल्चर को अपनाकर तो सच में काम करना शुरू किया और मैंने उन डिसीज़ को ठीक करना शुरू किया जो डॉक्टर से नहीं हो पाते थे, या ऐसी समस्याएं जो नॉट ट्रीटेबल माना जाता है, और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यार ये तो बड़ा काम का है। तो मैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड डिसीज़ को ठीक करने वाला था वो सब छूट गया। बाकी कोई भी डिसीज़ हो जो डॉक्टर से ठीक नहीं होता उन पे काम करना शुरू कर दिया और बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे ही बड़े अच्छे रिजल्ट मिले तो कहीं ना कहीं हमारा भाव भी बढ़ गया और उसमें लगा। और बाद में ऐसा पता चला, सुबह उठते थे, दिनचर्या या रिचुअल्स का जब पालन करते थे, कि बात बीमारी की नहीं है, बात डिसीज़ की नहीं है, बात तो कुछ और है। असल में बीमारी एक कारण है लोगों को परेशानी से गुजरने का, या सामान्य बोलेंगे पिराने का। लेकिन पिराने के और भी कारण हैं। कोई पारिवारिक कारण से पिराते हैं, कोई बिजनेस के कारण पिराते हैं, कोई इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण पिराते हैं, कोई अपने बिजनेस या कोई जॉब में पिराते हैं। अलग अलग रीजंस होते हैं। और पता साथ में ये भी चला, जब पिराने को ठीक करना है या जो फेस कर रहा है उसे ठीक करना है, उसको भी किया जा सकता है। आप तो केवल एक पहलू को छीयो हो डिसीज को, दूसरे पहलू के बारे में भी आपको देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मन में बार बार चल रहा था और मैंने डीपली वो पढ़ाई छोड़कर, मतलब डीएससी की तैयारी या डीलिट की तैयारी छोड़कर मैंने फिर फोकस्ड किया वैदिक कल्चर को समझने का, सीखने का कि ये रियल में होता क्या है। और इस प्रकार मैं वो डीएससी वाली पढ़ाई को थोड़ा सा ड्रॉप किया और इस पर साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन शुरू किया कि सच में काम करता है या बेवकूफ़ बनाते हैं। चूँकि मुझे विश्वास नहीं था, मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी को समझा, ग्रहों को समझा, यज्ञ हवन को समझा, और केवल समझा नहीं, मैं सबको करके देख रहा था। और मैं अपने और अपने परिवार के ऊपर भी ट्राई करता था, अपने दोस्तों पे भी करता था। रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। मतलब मैं सुबह उठ के पंचमहाभूत पूजा भी करता था, जिसे हम यज्ञ बोलते हैं। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझ में खुद भी समस्याएं थी, वो धीरे धीरे अपने से दूर होना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे लगा कि रोग नहीं, अब दूसरे मैटर्स को भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मैं लोगों के दूसरे मैटर्स को भी डील करना शुरू किया और पता चला वो भी ठीक हो रहा है। इस प्रकार मैं कंप्यूटर साइंस से वैदिक की ओर मुड़ा और अब मैं उन समस्याओं पे काम कर रहा हूँ, साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड, और साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट भी मेंटेन कर रहा हूँ कि जो समस्याएं ठीक नहीं हो रही हो, चाहे वो रोग हो या कोई और अन्य समस्या हो, घरेलू हो, बिजनेस हो या इंडस्ट्रियल हो, उन पे भी मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ। और आज की डेट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा क्लाइंट्स ले नहीं सकता क्योंकि मेरे दूसरे भी काम हैं, और जब हम रिसर्च में लगते हैं तो स्वाभाविक है हम ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते, इसलिए मैं लोगों से मिलने से बचता भी हूँ। डॉक्टर साहब ये बताओ, आपने बोला यज्ञ, जी, आपके लिए यज्ञ क्या है और हम सभी को यज्ञ करना चाहिए या नहीं करके भी हम काम चला सकते हैं, और अगर करना चाहिए तो हमें क्यों यज्ञ करना चाहिए? देखिए, अगर हम यज्ञ को साइंटिफिकली अगर समझे तो यज्ञ जब करते हैं तो देखेंगे, सामान्य रूप से एकदम सामान्य वैज्ञानिक चर्चा करते हैं ताकि लोग समझ सके। जब हम वहाँ पे आग जलाते हैं तो आग एनर्जी का एक बेस्ट फॉर्म है, ऊर्जा ही है। और जब साइंस बोलती है ऊर्जा है, स्पिरिचुअली ठीक है वो एक्सेप्ट करे ना करे साइंस, पर ऊर्जा को तो मानता है। और ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत अभी हम घर में जो अवेलेबल हो पाता है या हमारे आसपास कर पाते हैं कभी भी, वो है आग। तो जब हम आग जलाते हैं तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली आसपास फैल रहा होता है। और इसी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए हम होली भी जलाते हैं। होली भी बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है, वो पूरे गांव तक फैलता है, उसका कई लेयर्स। और इसी को छोटे छोटे दिए के फॉर्म में दिवाली में भी यूज किया जाता है। तो रियल में ये जो होली या दिवाली या जो यज्ञ करते हैं या घर में जो होम देते हैं, ये भी ऊर्जा स्नान का एक तरीका है। जब हम घर में
होम देते हैं तो एक परिवार के लिए सफिशिएंट होता है या उस फैमिली के लिए होता है। जब हम दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली में छोटे छोटे एनर्जी सोर्स सभी व्यक्ति से या पूरे गांव से टकरा रहा होता है और ऑटोमेटिकली पूरा गांव हील होता है। वैसे ही जब होली में बड़े सोर्स पे हम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं या आग जलाते हैं तो वो आग लोगों को भी पोषित कर रहा होता है। साथ ही उस समय नए बैक्टीरिया, मौसम परिवर्तन के कारण जो नए बैक्टीरिया आते हैं, नए कीटाणु आ रहे होते हैं, उसको वो लेयर ख़त्म भी कर रहा होता है। साथ ही साथ हमें जो ऊर्जा की डिफिशियंसी है उसको भी फुलफिल करती है। तो ये जितने भी आग जलाने की जो पारंपरिक तरीके हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो या घर में पूजा करते समय दिया जलाना हो या अगरबत्ती जलाना हो, ये एनर्जी टेक्निक्स है, ये वैदिक की एक पद्धति है। हालांकि इसे तंत्र के द्वारा बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। तो मैं फाइनली ये कहूँगा, बात स्पिरिचुअल की नहीं है, बात साइंस की है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है कि एनर्जी है, और उस पॉजिटिव एनर्जी को अगर हमें थोड़ी बहुत भी कमी है, उसके आसपास जाते हैं, अपने आसपास अवेलेबल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम हीलिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया साइंटिफिक बातें। अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे तो क्या अर्थ है? अगर हम स्पिरिचुअली देखें आग को या हवन पद्धति को, तो रियल में देखिए, जब आग जलाई जाती है या हवन की जो तैयारी की जाती है, उसमें अलग अलग भगवान या मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो असल में हमें जिस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही होती है या जिस प्रकार का वर या कुछ चाहिए होता है भगवान से, तो जनरली हम उस देवता या उस प्रकार के श्लोक का उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे ही कुछ हवन सामग्री जिसके अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, आग में हम डालते हैं। आग में डालने के बाद वो आग के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब विसर्जित होता है। विसर्जित होने के बाद वो धुआं जो है आकाश तत्व में विलीन हो जाती है या इन्वायरमेंट में विलीन हो जाती है। तो आसपास की एनर्जी या जो वातावरण है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध होता है, और उसकी जो धुएँ हैं जो मंत्र के साथ डाली गई है और पैदा हुई है, वो हमारे नाक के द्वारा ब्रेन्स में चली जाती है, और वो हमारे दिमाग को उतना सशक्त कर देता है कि हम चाहे गए वर या काम को बड़े से अच्छे से करने में सक्षम हो जाते हैं। यह इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली बोलते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव को हिडन रखते हैं ताकि लोग इसका दुरुपयोग ना कर सके। नहीं तो लोग राक्षस जैसे अलग अलग पर्पस के लिए यज्ञ करेंगे और फिर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए जनरली जब भी हम वैदिक पद्धति का अध्ययन करते हैं तो उद्देश्य को नहीं बताया जाता है, केवल रिचुअल्स को फॉलो कराया जाता है। अच्छा, मतलब अगर आप उस पर मंत्र उच्चारण के साथ अपने उद्देश्य के साथ अगर हम आह्वान डालें तो वो चीज़ होने का संभावना भी है। असल में देखिए, जब हम उद्देश्य बोलते हैं तो इसीलिए ये हिडन है, अभी भी मिस्ट्री है। जो जानते हैं इसकी साइंस को, वो स्पिरिचुअल जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताया नहीं जाता, अभी भी हिडन है और हिडन ही रखना चाहिए। इवन मैं भी ये बताना नहीं चाहूँगा, चूँकि अब पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो कुछ तो बताना होगा। हमें अपने उद्देश्य इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है हम जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं या जो हमारी चाह है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। चूँकि हम जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं या हमें भेजा गया है इस दुनिया में, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम छोटे छोटे अनावश्यक उद्देश्य जो सामान्यतः दिखावा हो सकता है, शौक हो सकता है, उसको फुलफिल करने में पूरा समय लगा देते हैं। चूँकि हम बिना किसी उद्देश्य या डिमांड की पूजा कर रहे होते हैं या यज्ञ कर रहे होते हैं या भजन कर रहे होते हैं या भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड ऑब्जेक्टिव जो है, जो काम हमें सौंपा गया है, उसके लिए हमारा दिमाग, हमारा शरीर सशक्त होता है और उस ओर हम आगे बढ़ रहे होते हैं जिससे हम जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। अच्छा, डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि आप और भी इश्यूज़ अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इश्यूज़ आप और भी इश्यूज़ देखते हैं। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं क्या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेट करता है? ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक दोस्त है भाटा पर के, हमारे मित्र भी हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं। हाँ। उनके घर ऐसा हुआ कि परिवार के लोगों को ये लगता था कि रात में अर्ली मॉर्निंग लगभग 3-4 बजे कुछ छुन छुन की आवाज़ें आती है, और जनरली लोग ऐसा बोलते हैं, गांव में ये कॉमन चर्चा है। अब उनको लगा, मैंने इग्नोर कराने के लिए बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ध्यान मत दिया करो, पर वो बोले नहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ऐसा उनका शिकायत था। तो सच में ऐसा कुछ एक्टिविटी तो सच में होती है, चूँकि हम साइंस वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और हमें साइंटिफिकली बात करनी होती है। मैंने बोला यार ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी आपको लगता है तो एक काम कीजिए, आप गौमूत्र लीजिए, बड़ा इजी है, या गोबर ले लीजिए जो पोछा वाला है उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए। बस उन्होंने वैसा किया, या जिसको हम गांव में छरा छिट का देना भी बोलते हैं, मैटर सॉल्व हो गया एकदम इजीएस्ट वे। तो गाँव के लोग परंपरा के साइंस कहाँ आ रहा है? अगर आप उसमें गौमूत्र डाल रहे हो, सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द गौमूत्र छिड़काव?
असल में जब हम साइंटिफिकली देखें गौमूत्र या गोबर के बारे में, तो स्पिरिचुअली ऐसी मान्यताएं हैं या लोग सुनते हैं, मैं भी बचपन से सुनता था कि गाय में 33 कोटि देवी देवता होता है। असल में सच बताऊं, मैं ये सब मानता नहीं था। चूँकि मानता तो नहीं था, पर जानने की बड़ी इच्छा है। अगर है तो है क्या, बाकी बेवकूफ़ है क्या? जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, जो सनातन वाले हैं, वो बेवकूफ़ है क्या? मन ये भी कहता था। तो मैं उसको खोजने ढूंढने में लग गया कि लोग अगर कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो मैं यकीन तो नहीं करता था, पर मैं उसके पीछे पड़ा था। इस प्रकार मैंने गायों पे भी काम किया, गौ माता के ऊपर काम किया, और मैंने खुद पे भी आजमाया, अपने घर में भी आजमाया, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में। वो जो गौमूत्र होते हैं, उस गौमूत्र के जो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट आपको गूगल में मिल जाएगा, देखिएंगे तो उसमें मेडिकल साइंस में जो दवाई बनाई जाती है, वो यूनिक कॉम्बिनेशन जो सभी मल्टीपल डिसीज में काम आ जाए, वो सभी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। ये गूगल करके आप देख सकते हैं। गौमूत्र के कंटेंट्स जो मेडिकली कॉमन डिसीज के लिए दी जाती है, उसका यूनिक कॉम्बिनेशन उसमें बना हुआ है। और यही चीज़ गोबर में भी होता है, क्योंकि गोबर को खाना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो इसलिए जो हमारे बाबा जी होते हैं, वो गोबर से बने कंडे उसको जलाते हैं और उसे भभूत के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम राख बोलते हैं, और उसे फूक झाड़ में भी यूज किया जाता है। और अच्छे से देखें तो शंकर भगवान जब कैलाश में या जहाँ भी होते हैं, वो पूरे भभूत या राख को लगाए हुए होते हैं, जो गोबर से बना हुआ होता है। एक्चुअली गोबर से जब कोई राख बनाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उस गोबर को खुद के ऊपर राख को खुद के ऊपर लगा ले तो आसपास या हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, वो ऑटोमेटिकली पूरा होता है। और जैसे मेडिकली हम बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपरली वहाँ पे ऑक्सीजनाइजेशन करे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो जैसे ही आप उस राख का लेयर लगाते हैं या किसी को फूंका जाता है या उसे खिलाया जाता है, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार डिसीज या जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑक्सीजन से ऐसे ही मर जाता है। इसीलिए तो मेडिकल इमरजेंसी केस में सबसे पहले मरीज को ऑक्सीजन वाला सिलेंडर चढ़ाया जाता है। वो मेडिकली है। हम स्पिरिचुअली राख से फूंकते हैं या राख को पानी में डाल के दे देते हैं या राख का टीका लगा देते हैं, ताकि वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। ये भी आपको गूगल में मिल जाएगा कि गाय के गोबर से बने राख में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिक उसी में होता है। इसीलिए आजकल भारत से विदेशों में विशेष विधि से बनाई गई राख, मतलब गाय के कंडे के जो राख होते हैं, वो सप्लाई किया जा रहा है और फॉरेन में इसका उपयोग बहुत बढ़ गया है। साथ ही साथ गौमूत्र में भी वैसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं, वो घर के आसपास जो दिखने वाले न दिखने वाले बैक्टीरिया को मार देता है, जो हमारे लिए सही नहीं है, जबकि जो नॉर्मल जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं वो सब ठीक रहते हैं। तो इस प्रकार गौमूत्र और गोबर का साइंटिफिक वैल्यू भी है, स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। ये बात अलग है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस से मानने के लिए तैयार नहीं है। हम मनाना भी नहीं चाहते। क्यों मनाए भाई? जिसे दिक्कत है वो आए, ले, उपयोग करे और लाभ ले। डॉक्टर सर, आपके लिए ये भूत प्रेत क्या है? आप इसको समझा सकते हो? देखो, मैं दो चीज़ों से जानना चाहता हूँ। भूत प्रेत साइंटिफिकली क्या है, और भूत प्रेत एज अ स्पिरिचुअलिटी अगर देखें तो क्या है? ये चीज़ें हैं कहाँ से आई है ये चीज़? हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली समझना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म जगत के लोग मानते हैं, जानते भी हैं, तो उसमें ज़्यादा बात नहीं करके हम साइंटिफिकली बताते हैं, ताकि लोग जो नहीं जानते, जो नहीं मानते, उसे भी समझ सके। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम पंच तत्व बोलते हैं, जैसे साइंस भी मानती है पंच तत्व, या हम या कोई सामान जो बना है वो पंच तत्वों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और ये पंच तत्व जब अलग कर दिया जाए या व्यक्ति को जला दिया जाए, तो ये बॉडी भी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में जाके अपने अलग अलग तत्व में जो इसके जो बेसिक फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब जो कन्वर्टेड फॉर्म है उसी को हम भूत बोलते हैं। भूत मतलब पंच तत्व से हम बने हैं, और इसके जो पास्ट फॉर्म है, जो बीता हुआ फॉर्म है, उसे हम भूत के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम भूतकाल भी बोलते हैं, तो भूत मतलब क्या? जो बीत गया। अगर मैं हूँ या कोई बंदा है, वो खत्म हो जाए, वो चला जाए, अब उसका जो पास्ट फॉर्म है, जो चला गया, उस फॉर्म को हम भूत बोलते हैं। भूत मतलब भूत नहीं होता है एक्चुअली। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो भूत होती नहीं, पर होता क्या है फिर? वो जो पांच तत्व अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, उसे हम भूत बोल रहे हैं। और वो पांच तत्व को हम देखते हैं तो पंच तत्व है। एक होता है जल तत्व बोलते हैं, वायु तत्व बोलते हैं, अग्नि तत्व बोलते हैं, भूमि तत्व बोलते हैं, आकाश तत्व बोलते हैं। तो वो तत्व चला जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जाता है, पंच तत्व में विलीन होता है, तो जाने अनजाने में उनके अनफुलफिल हुए डिजायर उस तत्व के साथ इन्वॉल्वमेंट बनाया रहता है, और पूरी तरह से विलीन ना होकर अदृश्य फॉर्म में रहता है। पूरी तरह से प्रकृति में विलीन तो नहीं है, मतलब वो डिसॉल्व तो हो चुका है, पर एनर्जी के फॉर्म में वो घूम रहा होता है, और उसमें उसकी चाह या कोई अधूरी इच्छा साथ में सफ़र कर रहा होता है। जाने अनजाने में उसी को
कोई महसूस कर पाता है या कोई जाने अनजाने में देख पाता है। और जो देख पाता है, महसूस कर पाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी उसे देख पाए या महसूस पाए, क्योंकि सबकी सेंसिटिविटी अलग होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में जो पंच तत्वों का कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होता है। तो जिसमें जिस प्रकार की सेंसिटिविटी होती है उन चीज़ों को आसानी से भाप सकता है, समझ पाता है, महसूस कर पाता है। तो इसीलिए कुछ विशेष व्यक्तियों को वो आसानी से महसूस हो जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कि इसका अस्तित्व है, क्योंकि उन्होंने फील किया है। लेकिन वो व्यक्ति जो सामान्यतः उसे महसूस नहीं कर पाता, उन्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली उसके पास ही होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन जो महसूस कर पाएगा, जो ज़्यादा सेंसिटिव है, वो मानेगा, और बाकी नहीं मानेगा। तो जो नहीं मानेगा उसे छोड़िए, क्यों मनाएं, फिर भी उसे जानना है कि ये होता ही है। तो थोड़ा सा उसे फिर एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो पतले लोग होते हैं, है ना, वो एक्चुअली हम आयुर्वेदा में जाएँ, थोड़ा चूँकि आयुर्वेद साइंस है तो साइंटिफिकली बात करें तो आयुर्वेदा में जाएँ तो उसको बोलते हैं ये वात प्रकृति का आदमी है बोलते हैं। तो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उसकी सेंसिटिविटी तुलनात्मक रूप से कम होता है। वैसे ही थोड़ा सा हम चले जाएँ पित्त प्रकृति में तो उनका भी थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ा सा डीप जाएँ, थोड़ा सा और डीप जाए तो होता है कफ प्रकृति के। तो आयुर्वेद में व्यक्ति के जो प्रकृति है उसे स्पेशली सरलता के साथ 3 भागों में बांटा गया है, और ये होता है वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त। तो जो वात वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, और केवल भूत के लिए नहीं है, वो तो अपने हस्बैंड को भी महसूस नहीं कर पाते, वो खाना वाना ऐसे ही बनाते, इग्नोर करते हैं, बेचारा सोचता रहता है कि ये कब बोलेगी खा लो। तो जनरली सेंसलेस होते हैं, इसलिए हस्बैंड को ज़्यादा मनाते नहीं, और वो चूँकि वो दिखाने में लगे हुए होते हैं, दिखाना मतलब दिखाने के लिए नहीं, प्रवृत्ति वैसी होती है, शो ऑफ। हाँ, जबकि जो कफ प्रकृति का आदमी होता है या वाइफ होती है या हस्बैंड या वाइफ जो भी होती है, वो बड़ा सेंसिटिव और भावुक होता है। तो वो चाहता है लोग उसे मनाएं, वो हमेशा महसूस करना चाहता है, चूँकि वो सच में महसूस करने में माहिर होता है, चूँकि प्रकृति में उनका जन्म वैसे ही हुआ है, या ये बोल सकते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है। वो किसी चीज़ को आसानी से महसूस कर लेता है, कोई बोलता है उसके मन में वो चलता रहता है कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो ये जो जितने कफ प्रकृति के होते हैं वो बड़े भावुक होते हैं। बताए ना बताए ये अलग बात है। असल में जो तत्वदर्शी होते हैं, जो बाबा जी होते हैं ना, उसे आयुर्वेद के बड़े अच्छे ज्ञान होते हैं। वो तो व्यक्ति को देख के इसीलिए बता देता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन भावुक है, कोई फंडेबाज है और कोई एकदम एक्टिव पर्सन है, मतलब काम। तो कुछ एक्टिव बंदे होते हैं, वो फायर एलिमेंट्स के होते हैं, फायर मतलब वो पित्त प्रकृति के होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, काम में बड़े एक्टिव होते हैं। तो रियल में जैसे जैसे उसमें तत्व की एलिमेंट कम या ज़्यादा होता है, उसकी सेंसिटिवनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए ये सभी व्यक्ति को दिखे या महसूस हो वो बिल्कुल भी ज़रूरी है। इसीलिए हम इसे साइंस के अकॉर्डिंग प्रूफ करने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन अभी हमारा साइंस या फिजिक्स इतना डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इस पंच तत्व की एक्टिविटी जिसे हम भूत बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड करने में सक्षम हो रहा है, मतलब उस ओर बढ़ रहा है अभी। नहीं, बोलते हैं ना कहीं कि कैमरा में कैप्चर हो गया, बिल्कुल गलती से आ गया, परछाई दिख गया, कुछ चीज़ मूविंग हुआ, है ना। तो कभी कभी जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई है, या वो पंच तत्व जो पूर्ण रूप से विलीन नहीं है लेकिन अदृश्य है, वो अपने आप को सामने वालों को महसूस कराने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि वो पूरा सक्षम नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी या हरकत उस एनर्जी के द्वारा किया जा रहा होता है जिसे हम भूत बोलते हैं। वो कैमरे में कभी कभी कैप्चर हो जाता है, कभी कभी सामान भी गिरा सकता है, कभी कभी आवाज़ें भी सुनाई दे सकती है, क्योंकि वो उतना डिसॉल्व नहीं हुआ है। जैसे जैसे वो डिसॉल्व होगा, प्रकृति में विलीन होगा, या जिसको मोक्ष मिल जाएगा वो पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब उसकी जो चाह भी खत्म हो गई है। लेकिन जिसमें ज़बरदस्त गुस्सा, क्रोध, चाह या कुछ बदले की भाव बना हुआ है, भाव मतलब उसमें कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कैमरे में भी एनर्जी फॉर्म में या अधूरे कुछ चीज़ों के रूप में दिख रहा होता है, या सामान का हिलना डुलना या कुछ आवाज़ हमें महसूस होती है, पर पूर्ण रूप से नहीं दिखता। उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कई लोग बोलते हैं ना कि ये भूत प्रेत से इसको पीड़ित है, उसका भी हाथ हिल रहा है, या कभी शेक होता है, कभी झटका लगता है, या देख के कुछ डर रहा है। ये सब चीज़ें क्या है? असल में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बड़े अच्छे से समझाया जा सकता है। एक्चुअली जब जैसे साइंस तो मानता नहीं, क्योंकि जब भी किसी को ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं इसे भूत पकड़ लिया है या माता है, ऐसा कुछ अटपटा से एक्टिविटी कर रहे होते हैं। रियल में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नॉर्मल फॉर्म में है, मतलब उसका जो मन है या थॉट है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है।
कभी कभी उस थॉट में डबल थॉट आ जाए, एक बाहरी विचार भी डाल दिया जाए, उस कंडीशन में अब एक बॉडी को या एक इंस्ट्रूमेंट को दो व्यक्ति के द्वारा जब कंट्रोल किया जाए तो उस बॉडी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। अगर हम इसको साइंटिफिकली अगर समझाना चाहूँ तो मैं एक रोबोट का एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लो हमारे पास कोई रोबोट है और उसका रिमोट किसी बंदे के पास है, उस रिमोट से उस रोबोट को कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है जिसे वो रोबोट बड़े अच्छे से कर पाता है। तो स्वाभाविक है रोबोट किसी पर्टिकुलर रिमोट से चल रहा है या किसी के हाथ में कंट्रोल है या सिंगल कंट्रोल है। किन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति के द्वारा उसी रोबोट को हैक कर लिया जाए तो उस स्थिति में जैसे ही कोई पहला बंदा उसे कोई काम दे और हैक किया गया बंदा उसे दूसरे इंस्ट्रक्शंस दे दे, उस स्थिति में वो रोबोट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मतलब डबल इंस्ट्रक्शंस आने के कारण उसकी एक्टिविटी बदली हुई होगी और पहले बंदे को ये लग रहा होगा यार मेरे रोबोट में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो खुद नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसे पता नहीं है वो तो हैक किया जा सकता है। और आपको पता है अब आज कंप्यूटर की दुनिया है, कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आसानी से हैक किया गया है। बिल्कुल वैसे ही जब कोई व्यक्ति में एक से अधिक थॉट होने के कारण, जिसे हम भूत बोल रहे हैं, या कोई इच्छा चली जाती है किसी की और वो एक या एक से अधिक होता है, उस कंडीशन में उसकी बॉडी अनबैलेंस्ड फॉर्म में चला जाता है, जिसके कारण उसके शब्द अलग हो सकते हैं, अटपटे हो सकते हैं, हरकत भी अटपटा हो सकता है। अगर हम मेडिकल की दृष्टिकोण से देखें तो उस स्थिति में चूंकि मेडिकल साइंस भूत को नहीं मानता, भूत को नहीं जानता, तो वो उसकी जो भी मैपिंग करता है उस स्थिति में उसमें जनरली ऑक्सीजन की डिफिशियंसी मिलती है, ब्रेन सेल्स वीक हो रहा होता है, या डॉक्टर उसे इल्यूजन या ऑक्सीजन की कमी या केमिकल लोचा ऐसा माना जाता है। चूँकि मेडिकली वो प्रूफ नहीं होगा, चूँकि एनर्जी को मेडिकली अभी तक ठीक से डायग्नोस नहीं किया गया है, वो केमिकल फॉर्म में ही अभी तक डायग्नोस किया गया है और केमिकली भूत को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, प्रूव नहीं किया जा सकता। अच्छा, और ऐसा है ना कि आपके पास कोई सच्ची घटना भूत प्रेत से लेकर? मेरे पास सच्ची घटना भूत प्रेत से मैं एक बताना चाहूँगा। मैं खुद के साथ बताऊँ या दूसरे के साथ बताऊँ? जिसपे कंफर्टेबल है उस। देखिए मैं अपना ही बताता हूँ। जब मैं शुरू में मेरी शादी हुई थी तो मैं एक घर में रह रहा था, मुझे पता नहीं था उस घर के बारे में, रेंट पे रहता था। जब मैंने किसी पर्टिकुलर एक रात सोया तो उस रात में क्या हुआ, उस समय मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था। जब मैं रात में सोया तो नींद लगभग 1 बजे के आसपास खुली, वॉशरूम गया, मैंने जैसे ही सोने की कोशिश किया मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे पकड़ के उठा रहा है। तो मुझे लगा हो सकता है मेरी डाउट हो, कभी कभी हम अर्धनिद्रा में रहते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है, मुझे लगा नहीं ये मेरी वहम है। फिर मैंने सोने की कोशिश किया तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहा, जैसे ही मैं सोता था मुझे कोई खींच के उठा रहा ऐसा फीलिंग आती थी। तो जब ये कंडीशन या ये जो बार बार रिफ्लेक्ट हुआ तो मुझे डर सा लगा कि हो क्या रहा है। मैंने लाइट ऑन किया, अपने वाइफ को भी नहीं बताया, चूँकि अगर उसे बताता तो वो भी नहीं सो पाती, इसलिए मैं रात भर फिर जगा। जब सुबह हुआ तो मैं ऑफिस भी चला गया, घर में भी किसी को नहीं बताया और मैंने अपने ऑफिस में बात किया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, पर मैं ये मानता नहीं। तो मुझे बताया गया कि आज मतलब बीता हुआ जो दिन था उस दिन तेरे यहाँ कोई आया था क्या? तो मैंने बताया मेरे पास ये बंदा आया था। तो बोले वो बंदा ऐसा काम करता है, चूँकि हो सकता है वो बंदा गया था इसलिए वहाँ जो भी एनर्जी थी उसे ऑड लगा हो और वो एनर्जी ये सोची हो कि आपने उसे भगाने के लिए उसे बुलाए हो। इस कंडीशन में वो एक्टिव फॉर्म में आ गया था। अगर ऐसा है तो बस अगरबत्ती जला देना, ऐसा मुझे बताया गया। और चूंकि मैं डर गया था इसलिए मैंने वो घर छोड़ना उचित समझा और मैं दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था रियल वाला, जबकि मैं ये सब मानता नहीं था। और ये सब घटनाएं होने के बाद ही तो अवेयरनेस बढ़ी और मैं उसे ढूंढने में लगा कि सच है या गलत है। आपको क्या मिला अभी तक, सच है? अभी तक तो अगर साइंटिफिक पहलू में बोलूँ, चलिए साइंटिफिक और वैदिक और स्पिरिचुअलिटी को हटा देते हैं, बैलेंस करते हैं बीच में। आपको कैसा फील हुआ, क्या ये सच है क्या ये गलत? अगर हम बोले ये होता है लेकिन हम उसे बताने में सक्षम नहीं हो पाते, जिसके कारण हमें बड़े अटपटे कंडीशन से गुजरना पड़ता है। कोई बंदा आता है, बोले आपने देखा है, यहाँ पे देखा है, अगर वो मुझे बोले कि मुझे भी दिखाओ तो मैं उसे दिखा नहीं पाऊंगा, मतलब मैं झूठा हो जाऊंगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं लोगों को या पब्लिकली ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होता। ये मेरी मजबूरी है, चूंकि मैं साइंस जगत से हूँ, साइंस सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो कैसे बोल दूँ? जिसका कोई एविडेंस नहीं है उसके बारे में बोलना सही नहीं होता। तो मैं मानता हूँ और जो मानते हैं मैं उसे उसके बारे में बताना पसंद करता हूँ, जो नहीं मानते मैं उसे उसकी जिक्र भी नहीं करता, चूँकि नहीं मानता कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन लपेटे में आएगा, जिस दिन फेस करेगा उस दिन मानेगा, उस दिन बात करेंगे अपन। पर होता है, चूँकि एनर्जी होती है, वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कभी कभी कोई एनर्जी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, कभी कभी नुकसान वाली होती है। तो लोग फ़ायदे वाले को तो इग्नोर करते हैं, जब नुकसान में आते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाती है, चूँकि तब वो भटकते हैं उस निगेटिव एनर्जी या प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए या कैसे उबरा जाए। ऐसा हो सकता है क्या कि
कोई इंसान आराम से अपना लाइफ सर्वाइव करे, अपने लाइफ को जिए, और हो सकता है कि उसके साथ कोई भूत या कोई प्रेत उसके साथ अटैच हो, लेकिन उसे पता ना हो और हमें बाकियों को भी पता ना चले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं लोग समझना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे घरेलू जो समस्याएं होती है या ऑफिशियल वाले मैटर्स होते हैं, वो सच में ये भी एक कारण है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही कारण होगा, ये भी एक कारण होता है, क्योंकि हमने देखा है, रियल में देखा है, और कई बार हम तो देखते हैं हमारे आसपास जब होता है। कभी कभी आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा, कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते पर आपके साथ हो रहा होता है या आप कर रहे होते हो। जैसे आप हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, सच में नहीं करना चाहते, पर अचानक आप गुस्सा हो जाते हो। होने के बाद भी आपको लगता था कि आपको नहीं होना था या नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये किसी एनर्जी की एक्टिविटी हो सकती है। एनर्जी की एक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट्स आप में अचानक बढ़ जाता है, जिसे हम फायर बोलेंगे या पित्त बढ़ जाना बोलते हैं। रियल में बाहरी प्रभाव भी होता है जो आप में आकर किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, और जाने अनजाने में आप गुस्सा कर बैठते हैं, जबकि आपको पता था आपको गुस्सा नहीं करना है, करना नहीं चाहिए, फिर भी उस काम को कर रहे होते हो। और कभी कभी जब यही एक्टिविटी बार बार हो रहा हो, चाहे गुस्सा करना हो चाहे दुखी होना हो, कभी कभी आप दुखी फॉर्म में चले जाते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में चले जाते हो, एकदम नीचे चले जाते हो। तो कभी कभी कोई लोग जो उदास रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, वो भी एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना। कभी कोई एक्टिव फॉर्म में चला जाता है, जिसको आप अग्रेसिव या गुस्सा बोलते हो। कभी कभी कोई डिप्रेसिव फॉर्म में चला जाता है, तो डिप्रेसिव फॉर्म वाले को लोग इग्नोर करते हैं, पर वो भी तो फॉर्म है, वो आपको माइनस में ले जा रहा है, वो प्लस में ले जा रहा है। जब चुप चुप रहते हैं तो अपन बोलते हैं नहीं गुमसुम सा रहता है, नहीं, वो भी उसी का ही एक प्रारूप है। और कभी कभी कोई न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, पता चलने नहीं देता, और जब भी कोई काम कर रहे होते हैं उस समय वो आपको या तो डरा देता है या ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है, जिससे आपका काम बिगड़ जाता है। इसीलिए जनरली हम पंच महाभूत पूजा करते हैं, तो पंच तत्व अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है, बैलेंस्ड फॉर्म में आता है, और आप में ऊर्जा कम या ज़्यादा है वो बैलेंस होता है, जिसके कारण वैदिक कल्चर में यज्ञ हवन या पूजा पाठ की पद्धति को सरल या आसान बनाने के लिए या आपको ठीक करने के लिए एक सरल प्रक्रिया बताई जाती है कि मंदिर चले जाइए, क्योंकि मंदिर में भी तो एक एनर्जी का लेवल है। आप उस मंदिर में जाते हैं, ऑटोमेटिकली उस एनर्जी लेवल में जाते हैं और आप नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं। इसलिए लोग मंदिर को भी साइंटिफिक नहीं मानते। पर मैं अपने मैक्सिमम केसेस में जो नॉर्मल लोग होते हैं उसे मंदिर जाने के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब वो मंदिर जाते हैं तो वो उस एनर्जी लेवल के संपर्क में आ जाते हैं जो आपके ऊर्जा लेवल को बैलेंस कर रहा होता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो पारंपरिक तरीके हैं कि हम कुछ चढ़ाते हैं, जैसे नारियल, तो रियल में हम कुछ वहाँ चढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि हम जब कुछ देते हैं तो उसी समय हम कुछ लेने के पात्र हो जाते हैं। मतलब हम अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वहाँ निगेटिव या पॉजिटिव जिस भी प्रकार की एनर्जी चाहिए वो आपको मिल जाती है, और जैसे आप फुलफिल होते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ये बात अलग है कि आप उसे फिल नहीं कर पाते। लेकिन ये तो हमारा हिंदुस्तान है ना, यहाँ तो 33 कोटि माता पिता हैं, 33 कोटि अलग अलग मंदिरें हैं। जैसे कोई देवी का मंदिर है, कोई देवता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर है, राम मंदिर है, बलराम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है। तो हमें कौन सा मंदिर जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड? अब देखिए, जब 33 कोटि देवी देवता लोग जिसके बारे में हंसते हैं, खासकर हमारे भारत के ही पढ़े लिखे लोग, जब हम 33 कोटि देवी देवता की बात करते हैं तो असल में हम देवता को समझते हैं कि ये होता क्या है। रियल में जब हम देवता बोलते हैं तो देव मतलब देने वाले वो तत्व या वो एनर्जी, जिस प्रकार साइंस एनर्जी को मानती है, तो रियल में एनर्जी सोर्स होते हैं। अब जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की एनर्जी है। जैसे हम पानी बोले तो पानी के अलग अलग प्रकार, ये तरीके हो सकते हैं। अलग अलग नदी की पानी में अलग अलग प्रकार की मिठास हो सकती है, अलग घाट का पानी, अलग अलग घाट का पानी, उसके प्रारूप स्वरूप अलग अलग होते हैं। वैसे ही जब हम भगवान बोलते हैं तो एक ऐसी एनर्जी जो है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें लेना चाहिए, जो कोई दे रहा होता है, किसी पर्टिकुलर सोर्स से मिल रहा होता है, उसी के अलग अलग फॉर्म को हम अलग अलग भगवान के नाम से जानते हैं। मतलब वो एनर्जी जो अलग अलग है और अलग अलग लोगों को रिक्वायर्ड है अलग अलग पर्पस के लिए, उसे हम देवी या देवता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर हम अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम या तकलीफ से बाहर आ सके। क्योंकि अगर मान लो आपको मीठे की जरूरत है, खारा पानी पी रहे होंगे तो स्वाभाविक है अटपटा लगेगा। वैसे ही जिस प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस व्यक्ति को होती है, पंडित के द्वारा या एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर मंदिर का रिकमेंडेशन किया जाता है, ताकि वो एनर्जी आपको मिल सके और आप नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ सको। और स्वाभाविक है जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ अर्पण करते हैं, तो उस समय उस एनर्जी को हम लेने में सक्षम भी हो जाते हैं। इसलिए लोग अलग अलग मंदिर जाते हैं। और रियल में मंदिर पूजा पाठ नहीं, वो तो फुलफिल होने का, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आने का एक वैदिक पद्धति है। मतलब इलाज का ऑटोमेशन
प्रोसेस है, हम मंदिर में जाके नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं। बस इसे बताया नहीं जाता कि हम वहाँ ठीक होने जाते हैं, क्योंकि हमें नेचुरल फॉर्म में भेजा जाता है ताकि लोगों को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। इसीलिए शुरू अर्ली मॉर्निंग में उठकर पूजा करने की परंपरा थी। तो लोग सुबह उठकर ही मंदिर चले जाते थे, मंदिर वाले काम होने के बाद बाकी काम करते थे। क्योंकि जब व्यक्ति नॉर्मल फॉर्म में आता है तो उसके काम भी नॉर्मल और बड़े अच्छे होते हैं। अगर अलग अलग फॉर्म में है तो मेंटल स्टेटस भी अलग अलग होंगे, इसलिए उसके काम अटपटे होने की संभावनाएं बनी रहती है। अभी आप पंच महाभूत पूजा का बात कर रहे थे, एक आई थिंक वो यज्ञ शायद, एक जनरल इंसान, एक नॉर्मल बंदा अगर वो रिचुअल, वो पूजा करना चाहता है तो कैसे करे? अगर उस बंदे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो पंडित या किसी दूसरे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, उसे लगता है ये बिलीफ नहीं करना है पर उसे लाभ उठाना है, तो मैं उस एनर्जी लेवल में इन्वॉल्व होने का सबसे अच्छा तरीका ये बताऊंगा। ये प्रैक्टिकली मैं अपने घर में आज भी करता हूँ और उसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं कि मेरे बच्चों को, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों को मैं साल में केवल 1 बार या 2 बार हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, नेम के लिए, ताकि ये ना लगे मैं अस्पताल नहीं ले जाता। वो भी मौसम ऊपर नीचे होने से सामान्य सर्दी खांसी के लिए। घी का दिया जलाना ये इतना बेहतरीन तरीका है, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसे ही हम घी का दिया जलाते हैं, और जब घी बोलते हैं तो देसी गाय की देसी तकनीक से बनी हुई घी, अच्छा, बस एक दिया जलाइए और वो दिया या घी, ये भी आपको गूगल में मिल जाएगा। घी जलाने से क्या होता है, तो असल में आसपास एनर्जी या ऑक्सीजन की लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जैसे ही आपके घर या आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, आप ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं। इसको साइंटिफिक भी समझ लीजिए, स्पिरिचुअली भी समझ लीजिए। तो घी का दिया जलाना सर्वोत्तम है। और गांव में तो दिए जलाने की परंपरा है, गांव में हर अर्ली मॉर्निंग या शाम को दिया जलाते हैं। और विशेष त्यौहार में होम देने के लिए भी आग का उपयोग किया जाता है, जिसमें कंडे का राख लिया जाता है, उसमें कुछ जड़ी बूटी के कंटेंट को डाला जाता है, जिसे हम होम के नाम से जानते हैं। तो दिया जलाना सर्वोत्तम है। ध्यान रखना है घी का हो, देसी गाय का हो, देसी तकनीक से बना हुआ हो। बस एक दिया जलाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता भगवान को मानते हैं नहीं मानते, पूजा करते हैं नहीं करते। पूजा भी नहीं करते तो नॉर्मल जला के रखिए घी के दिए, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावी। मैं आज भी यूज करता हूँ। लोग खाना पसंद करते हैं, मैं जलाना पसंद करता हूँ। चूँकि खाते हैं तो घी का फायदा केवल खाने वाले को होता है। जब हम दिए के रूप में उसे जलाते हैं तो आपके परिवार के साथ ही आसपास के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए विशेष अवसर पर बोलते हैं घी के दिए जलाना। ठीक, अब बात करते हैं भूत प्रेत का। तो अभी तक हम लोगों ने बात की कि ये क्या होता है और कैसे कैसे केसेस होते हैं, आते हैं। लेकिन अगर कोई इस चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, मतलब मैं पूछूंगा कि अगर सपोज कोई भूत प्रेत के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति बिना जाए बिना कुछ किए नॉर्मल फॉर्म में रहना चाहता है, भूत प्रेत जैसे समस्याओं से बचना चाहता है, तो उनके जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब हमारे ग्रामीण परिवेश की जो पद्धतियाँ हैं, जैसे जब हमारे ग्रामीण परिवेश के जो त्यौहार होते हैं, सामान्यतः मैक्सिमम जो होता है ये या तो अमावस्या में होता है या पूर्णिमा में होता है। मैक्सिमम हर जो तारीख या निर्धारित होती है वो अमावस्या पूर्णिमा में होती है। उसमें गांव की जो परंपरा के अकॉर्डिंग या उस परिवार या उस कुल के जो परंपरा के अनुसार जो होम यज्ञ की परंपरा उसे सच में करना चाहिए। लेकिन जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, इवन मैं भी इस सब को मानता नहीं था, जानता नहीं था, करता नहीं था। चूँकि मैंने उस दौर को देखा है जिसमें मुझे बहुत दिक्कतें हुई। मैंने अस्पताल से 2 साल खुद का ट्रीटमेंट लिया, साइकाट्रिस्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिला। एलोपैथी में गया, कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदा में गया, कुछ नहीं हुआ। होम्योपैथी में गया, मैंने हर ट्रीटमेंट किया। फूंक झाड़ में भी गया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली मुझे अपने पुराने जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे गांव में जो होम यज्ञ देना बोलते हैं, उसको मैंने ट्राई किया और मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो मैं ये चाहूँगा आपके पारिवारिक व्यवस्था में जो रिचुअल्स होते हैं, जो आपके पेरेंट जो करते हैं या बड़े बुजुर्ग करते हैं, जिसे होम देना बोलते हैं, जो गांव के पारंपरिक त्यौहार के समय, उसे सच में करना चाहिए। और जैसे गांव में गोबर या गोमूत्र से छरा छिटका या घर को लिपना बोलते हैं, वो कर सकते हैं। अगर मान लो सीमेंटेड वाली घर है तो लिपना तो संभव नहीं है, पर पोछे वाले पानी में थोड़ा सा गोमूत्र डाली जा सकती है, थोड़ा सा गोबर का घोल डाला जा सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली रेमेडी और सबसे अच्छा काम करता है ये। फिर भी लगता है मैटर बढ़ी हुई है तो आपको सच में जो इनके एक्सपर्ट हैं उनका भी मदद ले सकते हैं। और कोई दूसरी दिक्कत है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए। पर हम चाहेंगे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहते हुए रिजल्ट ना मिले तो साथ ही साथ आपको एडिशनल चीज़ों का भी उपयोग करना चाहिए।